नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद दाल क्लास चैनल पर। आज हम करेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र यानी राजस्थान की नदियां। ठीक है, इजी टॉपिक है, डीप से डीप पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लियो भी जरूर। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना ज्यादा से ज्यादा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, देखो अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह क्या होता है कि भी अपवाह होता है जैसे नदियां हैं। ठीक है, नदियां, एक नदी है निकल रही है तो उसकी जो कुछ सहायक नदियां आकर उसमें मिलेगी तो एक एक जाल सा बन जाएगा और वो जाल ही क्या कहलाएगा, अपवाह तंत्र कहलाएगा। जैसे मैं बताऊं भी, ये नदी है, ठीक है, और ये नदी जा रही है, कोई खाड़ी में गिर रही है यहाँ पर। ठीक है, खाड़ी में गिर रही है तो इसमें कोई सहायक नदियां तो आके मिलेगी ना, सहायक नदी आके मिल रही है तो ये क्या बन गया, ये एक जाल बन गया ना। ये क्या कहलाएगा, अपवाह तंत्र कहलाएगा। जैसे मैं परिभाषा लिख दूं फिर आपके समझ में आ जाएगी। भी कोई निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे। भी निश्चित वाहिकाओं के, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या बोलेंगे, अपवाह बोलेंगे। अपवाह बोलेंगे सीधा। ठीक है, अपवाह कहते हैं। और कोई निश्चित माध्यम के, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम मतलब कोई निश्चित नदी है, नदी के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह है, यानी नदी मतलब नदी के अंदर जल का बहना, प्रवाह मतलब जल प्रवाह मतलब नदी में जल का बहना, वो प्रवाह होता है। ठीक है, माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं। और यही जब मतलब नदियों का वो जाल बनेगा ना, भी निश्चित माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम क्या बोलेंगे, अपवाह बोलेंगे। इन वाहिकाओं के जाल को क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र बोलेंगे। अपवाह तंत्र कहते हैं। या मैं कहूं कोई नदी है, वो अपनी सहायक नदियों सहित जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है, कोई नदी है वो अपनी सहायक नदियों सहित जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है तो उसका जो जल प्रवाह होगा वो क्या कहलाएगा, अपवाह तंत्र कहलाएगा। देखो राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र भी, राजस्थान में कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। ठीक है, राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र कौन सा है। एक तो हम पढ़ेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, एक तो आंतरिक अपवाह तंत्र है और एक है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, और एक हम पढ़ेंगे अरब सागरीय, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। ठीक है, राजस्थान में अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल देखे ना तो किस अपवाह तंत्र का रहेगा, तो आंतरिक अपवाह तंत्र का रहेगा। यानी राजस्थान में जो आंतरिक अपवाह तंत्र का जो क्षेत्रफल है वो 60.2% है। और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कितना रहेगा, 22.4% रहेगा। और अरब सागरीय अपवाह तंत्र का जो क्षेत्रफल रहेगा वो कितना रहेगा,
17.4% रहेगा। ठीक है। अब आपसे पूछे भी सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, तो आप बता देना चित्तौड़गढ़। जैसे मैं लिखा देता हूं, भी आपसे पूछे सर्वाधिक नदियों वाला जिला, सर्वाधिक नदियों वाला जो जिला है ना वो कौन सा रहेगा, चित्तौड़गढ़ रहेगा। चित्तौड़गढ़ जिला है वो सर्वाधिक नदियों वाला जिला है। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे तो सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो कौन सा है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग वो है कोटा संभाग। और कम नदियों वाला संभाग, कम नदियों वाला जो संभाग है वो कौन सा रहेगा भी, कम नदियों वाला जो संभाग है वो है बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग। और बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती, न ही आंतरिक अफवाह की, न ही बंगाल की खाड़ी, न ही अरब सागर की, कोई भी नदी नहीं बहती। वो कौन से जिले हैं, दो राजस्थान के दो जिले हैं, एक तो बीकानेर जिला है और एक चूरू जिला है। ठीक है, कोई भी नदी नहीं बहती। ठीक है, कोई भी नदी नहीं बहती। अब थोड़ी सी संभाग की बात कर लेते हैं। ठीक है, भी कौन सा अफवाह तंत्र किस संभाग में रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला मैं बात करूं कि बीकानेर संभाग की बात कर ले। बीकानेर संभाग है, इस बीकानेर संभाग में कौन सा अफवाह तंत्र रहेगा, बीकानेर संभाग में एक तो पूर्णतः आंतरिक अफवाह तंत्र, इसी पूर्णतः आंतरिक अफवाह है, आंतरिक अफवाह तंत्र। ठीक है, बीकानेर संभाग है, इसमें पूर्णतः आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। उसके बाद में जोधपुर संभाग, जोधपुर जो संभाग है ना, इस जोधपुर संभाग में आंतरिक वह अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियां बहेगी। ठीक है, आंतरिक अफवाह तंत्र की और अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियां बहेगी किस संभाग में, जोधपुर संभाग में। और उदयपुर संभाग में एक तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियां बहेगी और एक बंगाल की खाड़ी, अरब सागर वह बंगाल की खाड़ी की नदियां बहेगी। ठीक है, तो कौन सा अफवाह रहेगा इसमें, एक तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र रहेगा, एक बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र रहेगा किस संभाग में, उदयपुर संभाग में। ठीक है, उदयपुर के बाद कोटा संभाग की बात करें, कोटा संभाग में बंगाल की खाड़ी की नदियां भी, यानी कोटा संभाग है, कोटा संभाग में इसमें रहेगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, तो इस कोटा संभाग में कौन से अफवाह तंत्र की नदियां रहेगी, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र की नदियां रहेगी। भरतपुर संभाग की बात करूं तो भरतपुर संभाग में कौन कौन सी नदियां रहेगी भी, कौन से अफवाह तंत्र रहेगी, एक तो भरतपुर संभाग में आंतरिक अफवाह है और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियां देखने को मिलती है भरतपुर संभाग में। और एक संभाग है जयपुर,
देखो जयपुर संभाग में भी यही नदियां मिलेगी, आंतरिक की और बंगाल की खाड़ी की। खाड़ी की नदियां मिलेगी, ठीक है। और एक अजमेर संभाग भी, ये इंपॉर्टेंट है कि अजमेर संभाग है, इस अजमेर संभाग में कौन से अपवाह तंत्र की नदियां मिलती है? तो तीनों अपवाह तंत्र की या तीनों प्रकार के अपवाह तंत्र की नदियां मिलती है। आंतरिक की भी मिलेगी, वह है अरब सागर की नदियां और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियां देखने को मिलती है, किसमें? अजमेर संभाग में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किस अपवाह तंत्र की? आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करेंगे। भी आंतरिक अपवाह तंत्र की कौन कौन सी नदियां रहती है? तो पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन सी बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं और कौन सी आंतरिक अपवाह की नदियां हैं और कौन सी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है अभी। तो पहले बात करेंगे हम अपवाह तंत्र में आंतरिक अपवाह की नदियां। तो आंतरिक अपवाह की आप बात कर श्याम, तो आंतरिक अपवाह तंत्र कौन सा होता है? देखो वे नदियां जो अपना जल किसी खाड़ी या महासागर में न गिराकर और अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, वो नदियां कौन सी रहेगी? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां रहेगी। इसमें एक ट्रिक देख लेते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से हमें आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां याद हो जाएगी। जैसे काकासा में रूबरू गाम गया, तो काकासा में रूबरू गाम गया, इससे हमें आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां मिल जाएगी। का से कांतली और का से काकनेय, का से कांतली नदी और का से ही काकनेय नदी। सा से साबी नदी और मैं से मेंथा नदी। पहले वाले रू से रूपनगढ़ नदी और गै से क्या हुआ? गग्गर नदी। और रू से फिर क्या हुआ? रूपा रेल नदी। ये आंतरिक अपवाह की नदियां रहेगी भाई, ठीक है। काकासा में रूबरू गाम गया, का से कातली, का से काकनिया, सा से साबी, मैं से मेंथा और रू से रूपनगढ़, गै से गग्गर और रू से फिर रूपारेल नदी। ये ट्रिक रहेगी भी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां याद करने की। अब हम एक एक नदियों की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी, वो कौन सी है? गग्गर नदी। गग्गर नदी की बात करेगी, गग्गर नदी। तो गग्गर नदी की बात करेंगे सबसे पहले। जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, मानना है नहीं, ये राजस्थान है। तो राजस्थान है, यहां पर हनुमानगढ़ जिला रहेगा और यहां पर गंगानगर जिला रहेगा। और यहां पर है कुछ पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। इसमें जल बह रहा है। ये जो गग्गर नदी है ना, इसका कहते हैं उद्गम जो होता है वो कहां से होता है? उद्गम की बात करूं तो गग्गर नदी का उद्गम होगा कालका पहाड़ी
शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, वहां पे क्या है कि पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। और कालका पहाड़ी शिवालिक पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत और हिमाचल प्रदेश राज्य, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है ये कालका पहाड़ी शिवालिक पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत, ठीक है। यहां से नदी निकलेगी गग्गर नदी, और यहां से निकलने के बाद पंजाब के अंदर आएगी, ठीक है, पंजाब, पंजाब के बाद में निकलेगी ये हरियाणा, ये जो कस्बा रहेगा ये हरियाणा का रहेगा, हरियाणा, और हरियाणा के बाद में ये राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान के बाद में ये कस्बा बना लेते हैं हम पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। तो पंजाब से निकलने के बाद हरियाणा, और हरियाणा में ये गग्गर नदी जो है ना ये किसका निर्माण करेगी, ओटू झील का निर्माण करेगी। कौन सी झील का, ओटू झील, कहा, हरियाणा के अंदर ओटू झील का निर्माण करेगी। उसके बाद में थोड़ी सी दूर चलने के बाद में एक सभ्यता है, ठीक है, वो कौन सी है, बनवाली सभ्यता। तो इस नदी के किनारे हरियाणा के अंदर बनवाली सभ्यता विकसित हुई है, अभी बनवाली सभ्यता, बनवाली सभ्यता हरियाणा के अंदर है। उसके बाद में ये राजस्थान में आ जाती है, और राजस्थान के तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ जिला से राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से, तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद यहाँ तीसरी शताब्दी का एक दुर्ग आता है जिसका नाम है बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, बटनेर दुर्ग, भूपत भाटी ने बनवाया था तीसरी शताब्दी में। और इसी बटनेर दुर्ग में कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था, ठीक है। और इसका जो शिल्पी था वो कौन था, कक्कैया था। इसके बाद में एक आती है कालीबंगा सभ्यता, गग्गर नदी के किनारे ही कालीबंगा सभ्यता है। और आगे थोड़ा सा चलने के बाद रंग महल सभ्यता आएगी, रंग महल सभ्यता आएगी हनुमानगढ़ में। उसके बाद में गंगानगर में प्रवेश करती है। गंगानगर में प्रवेश करने के बाद एक तो कस्बा आएगा सूरतगढ़, यानी सूरतगढ़ है वो गग्गर नदी के किनारे है। और उसके बाद में एक कस्बा आता है जिसका नाम है अनूपगढ़, अनूपगढ़ भी गग्गर नदी के किनारे है। और एक आता है इसका निकासी स्थल, याद रखना भी, एक तो गग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश द्वार, एक इसका निकासी स्थल जरूर याद रखना। इसका जो निकासी स्थल रहेगा वो बिंजोर अनूपगढ़ है। और बिंजोर जो है इसी बिंजोर अनूपगढ़ तहसील और श्री गंगानगर जिला में क्या बना हुआ है, लैला मजनू की मजार बनी हुई है। जब इस गग्गर नदी पर ज्यादा बारिश होगी ना, बारिश होगी ज्यादा, तो इसका पानी है ना वो कहां तक चला जाता है, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर जिले, कहा, बहावलपुर जिले के फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। गग्गर नदी है वो फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। 2007 में यहां तक पानी पहुंचा था भी, ठीक है। तो यहाँ इसी फोर्ट अब्बास में ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और इस पाकिस्तान में इस गग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है, हकरा के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना भी। पहले ओटो झील का निर्माण करेगी हरियाणा के अंदर, फिर बनवाली सभ्यता है हरियाणा में गग्गर नदी के किनारे, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ जिले से। उसके बाद में बटनेर दुर्ग, फिर कालीबंगा सभ्यता, फिर रंगमहल सभ्यता, फिर सूरतगढ़, अनूपगढ़, फिर पिंजौर कस्बा, फिर बाद में पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में जो गग्गर नदी का बहाव क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, हकरा कहलाएगा। और ये फोर्ट अब्बास में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ये याद रखना भी इतना, ठीक है। अब इसके उपनाम की बात करेंगे, ये उतार लो आप। गग्गर नदी के उपनाम की बात करेंगे भी हम।
राजस्थान में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है वो तो नाली कहलाएगा, और पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र क्या कहलाएगा, हकरा कहलाएगा। उद्गम तो इसका कहां से होता है, कालका पहाड़ी, शिवालिक पर्वत श्रेणी और हिमालय पर्वत हिमाचल प्रदेश से। और इसके जो उपनाम है वो याद रखना भी, घग्गर नदी की जो उपनाम है, जैसे सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी भी कहती है, इन घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं। इसके अलावा द्वस्वती भी कहते हैं, द्वस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, और मृत नदी के नाम से जाना जाता है, नट नदी भी कहते हैं, नाली भी कहते हैं, और इसको शोत्तर नदी भी कहते हैं, चौतर नदी भी कहते हैं, हकरा भी कहते हैं, घग्गर नदी को हकरा भी कहते हैं, और घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहते हैं, राजस्थान का शोक भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके उपनाम की बात होगी। अब बात करेंगे इसकी लंबाई, घग्गर नदी की जो लंबाई है वो कितनी है। घग्गर नदी की कुल लंबाई रहेगी कितनी, 465 किलोमीटर, और राजस्थान में घग्गर नदी की जो लंबाई रहेगी वो कितनी, 100 किलोमीटर। कितनी रहेगी, 100 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई रहेगी। और उसके बाद में हम बात करेंगे इसका जो प्रवेश द्वार है घग्गर नदी का, वो याद रखना भी। एक तो प्रवेश द्वार घग्गर नदी का राजस्थान में, एक इसका जो निकासी द्वार घग्गर नदी का। प्रवेश द्वार तो तलवाड़ा गांव है, टिब्बी तहसील है, टिब्बी तहसील है, और हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला है। और निकासी द्वार है बिंजोर कस्बा है, अनूपगढ़ तहसील है, अनूपगढ़ तहसील है, और श्री गंगानगर जिला है, श्री गंगानगर जिला है। ये याद रखना भी। अगर पूछे घग्गर नदी का जो अंतिम बिंदु है राजस्थान में वो कौन सा है, बिंजोर है। अब ये उतार लो, आगे बात करते। अब पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। इसके किनारे जो पर्यटन स्थल है घग्गर नदी के किनारे, पर्यटन स्थल यानी घग्गर नदी के किनारे जो पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से हैं। एक तो इसमें याद करना है, पहले याद करना है ओटू झील, ओटू झील, और एक याद करना है बनवाली सभ्यता, बनवाली सभ्यता। ये जो दोनों है वो कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में बटनेर दुर्ग है, बटनेर दुर्ग, और एक रहेगा कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद में रंग महल सभ्यता, रंग महल सभ्यता। ये है तीनों कहा, हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। और उसके बाद में सूरतगढ़ है, वो तो ही आपको पता है श्री गंगानगर में है। एक है सूरतगढ़ में, वो याद कर लो आप, सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल थर्मल पावर, ये याद रखना। ये जो है सूरतगढ़ अनूपगढ़ के अंदर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले में, सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले में बना हुआ है। कौन सा, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। ठीक है, ये कुछ एक और है लैला मजनू, लैला मजनू तो भूल ही गया, लैला मजनू की मजार। ये लैला मजनू की मजार जो है बिंजोर कस्बा अनूपगढ़ तहसील और श्री गंगानगर में, ये श्री गंगानगर में बना हुआ है। बिंजोर कस्बा अनूपगढ़ तहसील श्री गंगानगर में लैला मजनू की मजार बनी हुई है। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी विशेषता, घग्गर नदी की यानी विशेषता है वो क्या क्या है। मेन के इसकी जो विशेषता वो याद रखेंगे। घग्गर नदी की विशेषता, विशेषता ये है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कितनी है लंबाई इसकी, 465 किलोमीटर है।
आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गग्गर नदी है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी गग्गर नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर है। और वो मैंने बता दिया। अभी एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको गग्गर नदी की लंबाई पूछे तो 465 बताना है। आपसे पूछे भी राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और वो किसके साथ सीमा बनाता है? वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर बनाएगा? 464 किलोमीटर बनाएगा। और गग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर है। और आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी है भी, एकमात्र नदी जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, यानी राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ये हमने पढ़ा था ना, भी राजस्थान है उसको दो भागों में बांट रही है गग्गर नदी। ये हमने पहले पढ़ लिया था। जैसे यहां से गुजरती है गग्गर नदी और ये राजस्थान को दो भागों में बांट रही है ना, तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली एकमात्र नदी है वो कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की गग्गर नदी है। हिमालय का पानी लाने वाली राजस्थान में, हिमालय का पानी लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? वो गग्गर नदी है। हिमालय का पानी लाने वाली एकमात्र नदी है वो गग्गर नदी है, क्योंकि इसका उद्गम कहां से होता है? हिमालय पर्वत से ही होता है ना। शिवालिक पर्वत श्रेणी है, कालका पहाड़ी है, ठीक है, वहां से इसका उद्गम होता है। एक याद रखना है कि गग्गर नदी है, इसका पानी कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? पाकिस्तान में जा रहा है ना। तो पाकिस्तान में जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गग्गर नदी एक अंतरराष्ट्रीय नदी है भी, अंतरराष्ट्रीय नदी है। गग्गर नदी एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। ये इसकी मुख्य मुख्य विशेषता है। ठीक है, एक याद रखना है कि इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं। ये पहले हमने पढ़ लिया था, राजस्थान का शोक कहते हैं गग्गर नदी को। हिमालय का पानी लाने वाली है और 4 राज्यों में बहने वाली नदी है ये। गग्गर नदी कितने राज्यों में बहती है? 4 राज्यों में बहती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 4 राज्यों में बहती है। और गग्गर नदी है ना भी हनुमानगढ़ जंक्शन है, हनुमानगढ़ जंक्शन का जो धरातल है वो गग्गर नदी के पेटे से नीचे है। ये याद रखना भी, हनुमानगढ़ जंक्शन का धरातल, हनुमानगढ़ जंक्शन का जो धरातल है ना वो इस गग्गर नदी के पेटे से भी नीचे है। नहीं समझे क्या? मैं समझाता हूं भी। अगर गग्गर नदी में बाढ़ आएगी तो सबसे पहले किस शहर के डूबने की संभावना रहेगी? हनुमानगढ़ जंक्शन की रहेगी। क्यों? क्योंकि ये गग्गर नदी से नीचे है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले लूणी नदी से संबंधित है कि अगर लूणी नदी में बाढ़ आएगी तो कौन सा कस्बा डूबने, यानी कौन से कस्बे की डूबने की संभावना रहेगी? तो वो था बालोतरा, बाड़मेर। उसी प्रकार ये है कि गग्गर नदी में अगर बाढ़ आएगी तो कौन सा कस्बे की डूबने की संभावना रहेगी? हनुमानगढ़ जंक्शन की रहेगी। और दूसरे नंबर पर कौन सा जो गग्गर नदी से नीचे है वो सूरतगढ़ है। याद रखना, सूरतगढ़ है। राजस्थान में गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र नाड़ी कहलाता है। याद रखना भी, राजस्थान में गग्गर का जो प्रवाह क्षेत्र है ना उसको हम क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। प्रवाह क्षेत्र नाली कहलाता है। और पाकिस्तान में इसको जो प्रवाह क्षेत्र रहेगा वो क्या रहेगा भी? हकरा, हकरा, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि गग्गर नदी है, इसका जो गग्गर का मैदान है वो क्या कहलाता है?
गग्गर का मैदान क्या कहलाता है? पाट या बग्गी कहलाता है, यानी पाट या बग्गी कहलाता है गग्गर का मैदान। या ऐसे भी आ जाता है भी गग्गर का मैदान है वो चावल का मैदान कहलाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक है वो बासमती चावल बोए जाते हैं। ठीक है, गग्गर के मैदान में चावल का मैदान, और ये चावल का मैदान क्या कहलाएगा? पाट या बग्गी कहलाएगा। ठीक है, ये गग्गर नदी की बात होगी लगभग। अब आगे नेक्स्ट बात करेंगे कांतली नदी की, ये उतार लो आप। अब बात करते हैं कांतली नदी की। कांतली नदी है, देखो एक तो मैंने बताया था कि आंतरिक प्रवाह की नदी है, उसको याद रखना है भी। एक तो इसका उद्गम कहां से होता है, एक विलुप्त कहां से होती है। ठीक है, और ये कितने जिलों में बहती है ये याद रखना है बस। इसका जो उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी सीकर से ये तो उद्गम होता है, और ये कहाँ विलुप्त होती है? यहाँ पर झुंझुनू जिले के मंडरेला में विलुप्त हो जाती है। कहां से निकली ये? खंडेला की पहाड़ी से निकलने के बाद, और यहाँ एक मंडरेला गांव की पहाड़ी आती है, वहां पर विलुप्त हो जाती है। ये निकलती कहां से? खंडेला। खंडेला पड़ता है सीकर में, और मंडरेला में विलुप्त है। मंडरेला गांव झुंझुनू में पड़ता है, वहां पे विलुप्त हो जाती है। ठीक है, उद्गम की बात करूंगा मैं। सबसे पहले उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर जिले में है। खंडेला की पहाड़ी सीकर जिले से निकलती है ये, और मंडरेला में विलुप्त हो जाती है। कहां पड़ता है ये? झुंझुनू जिले में पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 100 किलोमीटर लंबाई है। कांतली नदी की 100 किलोमीटर लंबाई है। और उपनाम की बात करूं तो कांतली नदी को किस किस नाम से जाना जाता है? इसको कांतली को कांटली नदी भी कहते हैं, कांटली नदी भी कहते हैं, और इसको मौसमी नदी भी कहते हैं। किस नाम से? मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी विशेषताएं। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता है कि आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गग्गर नदी। और ये आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो विपूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और उसके बाद ये विशेषता है इसकी कि झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटने वाली नदी। झुंझुनू जिले के दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी? कांतली नदी है। जैसे ये झुंझुनू जिला है, तो झुंझुनू नदी देखो जमा किनारे पर विलुप्त हो रही है, मंडरेला गांव की पहाड़ी यहाँ पर पड़ती है। तो यह इधर वाला और इधर वाला यानी दो भागों में बांट दिया ना। झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? वो कांतली नदी है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र होगा ना, सीकर और झुंझुनू में जो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? प्रवाह क्षेत्र जो है वो तोरावाटी कहलाएगा। तोरावाटी यानी
जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। कितने जिलों में बहती है? 2 जिलों में बहती है कांतली नदी। और ये भी याद रखना है भी कांतली नदी है, इसके किनारे पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पर्यटन स्थल, तो कांतली नदी के किनारे पर्यटन स्थल एक तो है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जिसे क्या कहते हैं? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। और गणेश्वर सभ्यता को यहाँ गणेश्वर सभ्यता में कहते हैं कि मछली पकड़ने के कितने कांटे मिले? मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। इसके अलावा जो कांतली नदी के किनारे सोनारी सभ्यता भी विकसित हुई है, सोनारी सभ्यता। और ये सोनारी जो सभ्यता है ना, ये पड़ती है साहब झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले में। ये हमारी कांतली नदी कंप्लीट होगी। इसकी मुख्य विशेषता है कि झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटने वाली नदी कांतली नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। और ये भी याद रखना कि ये शेखावाटी की प्रमुख नदी है। कांतली नदी जो है शेखावाटी की प्रमुख नदी, ठीक है। इसके बाद में अन्य नदियां हैं, उनकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना भी, ठीक है, और शेयर भी करना ज्यादा से ज्यादा। और इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।